आपके कोई डाउट्स है और वो कवर करने थे? हेलो सर। हाँ, यस। टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स मैंने देखे थे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो क्या आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो? अच्छा, आपने कौन कौन से देखे थे? मतलब उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे मेन जो आपने देखा था? हेलो। हाँ हाँ, सर, 7 प्रिंसिपल्स, मतलब अर्ली टेस्टिंग, डिफेक्ट क्लस्टरिंग, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, वो वाले सब। अच्छा, ये ठीक है, देख लेते हैं। मतलब ये ऐसे कुछ नहीं है कि 7 प्रिंसिपल है ऐसे। एक मिनट। जैसे फिक्स डेफिनेशन है कि 7 ही प्रिंसिपल है, बट एक इन जनरल की अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने एक दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसी होनी चाहिए, मतलब उसमें क्या इंपॉर्टेंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वगैरह। ठीक, एक एक करके देखते हैं। टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। ओके, मतलब अगर हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर है या प्रोडक्ट है, तो उसमें टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो भी डिफेक्ट्स भी आने चाहिए, राइट? और कुछ तो भी इशू भी निकलने चाहिए। जैसे कुछ, अभी ये अगर वेबसाइट है और मैं कहीं पे होम पे क्लिक कर रहा हूँ और वो होम पेज पे जा ही नहीं रहा है, जिसमें यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और जा ही नहीं रहा है, तो ऐसे टाइप के कुछ डिफेक्ट्स है, तो वो निकल के आते हैं जब हम टेस्ट करते हैं। तो अगर कुछ टेस्टिंग में डिफेक्ट नहीं निकल के आ रहे हैं, मतलब एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, नहीं तो फिर अपनी टेस्टिंग सही से नहीं हो रही है। मतलब जो जो पार्ट टेस्ट होना चाहिए था वो उस टाइप से टेस्ट नहीं हो पा रहा है उतने डिटेलिंग में। तो वही एक प्रिंसिपल है कि टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस, मतलब अगर कोई। हेलो, हाँ किशन, आप कुछ बोल रहे थे क्या? अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है ना? अच्छा, सॉरी, वही बोल रहा था। ठीक है, अब दिख रहा है स्क्रीन? सीधे आपको स्क्रीन शो हो रहा है अभी? हाँ सर, हो रहा है। ओके ओके, मैं भूल गया था एक्चुअली। हाँ, अभी अभी मैंने जस्ट किया है, आपको शायद कुछ डिले होगा स्क्रीन में। ओके सर। अभी आ रही है क्या आपको स्क्रीन? नो सर, नो सर। मैंने शेयर तो किया है। सर अभी भी नहीं आ रही है। स्क्रीन दिखे तो बताना, मैं और एक बार रीशेयर करता हूँ फिर। ओके सर। रिज्वाइन करूँ सर? क्या बोल रहे हैं? रिज्वाइन? नहीं नहीं, ठीक है। मैं बोलना है सर। आवाज आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है, मैंने अभी वापस से शेयर किया है, एक बार चेक करना। नहीं प्रेजेंट हो रहा है क्या? हेलो, नो सर, नहीं हो रहा, शो नहीं हो एक बार रिज्वाइन करके देखो फिर, क्योंकि मेरे तरफ से तो मैंने शेयर कर दिया है। ओके सर।
सीधी आपको शो हो रही है ना स्क्रीन? हाँ हाँ, स्क्रीन शो हो रही है मुझे। तो यही है कि टेस्टिंग अगर कोई डेवलपर बोलता है ना कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है ये है, बट जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको डिफेक्ट पता नहीं चलेंगे, राइट? जब तक आप उसमें जाओगे नहीं तब तक आपको डिफेक्ट पता नहीं चलेंगे। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है कि टेस्ट होना चाहिए, तभी जाके आपको डिफेक्ट सामने से दिखेंगे। और सेकंड यही है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल मींस कि एक एप्लीकेशन है, सपोज हमारा एप्लीकेशन है वेब पेज का और बैंकिंग का कि इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन, उसको 100% टेस्ट नहीं का सब सीनरी चला के हम नहीं देख सकते, क्योंकि उस एफर्ट्स होते हैं कि वो फिर प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हम इन जनरल क्या करते हैं कि जितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जिस चीज़ का उतना ही टेस्ट करते हैं। और हर चीज़ मतलब फर्स्ट टाइम हमने 100% टेस्ट कर दिया, उसके बाद कुछ चेंजेस आए तो हम फिर उसको वापस से 100% टेस्ट नहीं करते हैं, फिर उसको 60% 70% जितना उसका इम्पैक्ट है उस अकॉर्डिंगली हम टेस्ट करते हैं। तो यही प्रिंसिपल की एग्जॉस्टिव टेस्टिंग और 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती है, राइट? और कुछ ना कुछ सिनेरियो हमसे छूट ही जाते हैं, मतलब हम कितना भी ये कर ले तो सिनेरियोज रह ही जाते हैं टेस्टिंग से। और थर्ड अप्रोच ये है कि प्रिंसिपल ये कि अर्ली टेस्टिंग, जितना हम जल्दी टेस्टिंग स्टार्ट करें रिक्वायरमेंट के वहाँ से, और जब तक जहाँ से छोटे छोटे यूनिट्स डेवलपर बनाते हैं तब से अगर हम टेस्टिंग चालू करें तब ज़्यादा हमें बग्स जल्दी मिलते हैं और उसका कॉस्ट कम होता है फिक्स करने का, और वो जल्दी से अच्छे से फिक्स होते हैं। नहीं तो एक बार प्रोडक्ट बन गया फिर उसके बाद अगर हम कुछ डिफेक्ट निकालते हैं तो उसको वापस से री इंजीनियर करना पड़ता है कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और अभी आपको स्क्रीन दिख रही सबको? अदित, अमित और कृष्ण, आपका आवाज एक्चुअली ब्रेक हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है। ठीक है, तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप अगर कुछ रहा तो टेक्स्ट मैसेज कर देना ग्रुप स्क्रीन पे। शो हो रही है सर आप? अच्छा अच्छा ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है सर। ओके। तो 7 प्रिंसिपल्स हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं, और कैसे हम बोल सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये सब फॉलो होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा ये था कि जब तक टेस्टिंग करेंगे नहीं तब तक हमें डिफेक्ट निकल के नहीं आएंगे। अगर डेवलपर कुछ डेवलप कर देता है और बोल देता है कि ये मेरा प्रोडक्ट बन गया है, इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जब जाके कोई कस्टमर उसको यूज करेगा, मतलब और कोई टेस्ट करेगा, उसको जाके चला के देखेगा, तभी जाके पता चलेगा कि इसमें कुछ इशू नहीं है और है। तो ये होता है कि जब तक टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक डिफेक्ट नहीं पता चलेंगे। उसके बाद 100% हम टेस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो वन टाइम हम अगर हम 100% कर देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन जब आता है, कुछ नेक्स्ट बिल्ड होता है, कुछ एनहांसमेंट होता है प्रोजेक्ट में, तब हम उसको रिग्रेशन वगैरह जो चलाते हैं वो 100% टेस्ट नहीं कर पाता है वो, राइट? और उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हमें और हम 100% सिनेरियोज भी ये सर्च नहीं कर पाते हैं, और निकल के हमें पता भी नहीं चलता कि ये भी सिनेरियो पॉसिबल है। तो हम बोलते हैं कि हमारा टेस्टिंग कंप्लीट है और हमारा प्रोडक्ट हम साइन ऑफ देते हैं टेस्टिंग से, तो हमें जितना पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं और हमें जितना टाइम फ्रेम दिया जाता है उसके हिसाब से हम टेस्ट करके उसको पास कर देते हैं। और अर्ली टेस्टिंग का जो था, जितना हम जल्दी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे रिक्वायरमेंट फेज से और डेवलपमेंट फेज के साथ साथ, तो उतना हमें जल्दी बग्स मिलेंगे और उसका फिक्सिंग टाइम कम होगा और उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। और डिफेक्ट क्लस्टरिंग, ये भी एक टर्म है। तो डिफेक्ट क्लस्टरिंग में क्या होता है कि we state that the small number of module contains मोस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस। ऐसे मैंने आपको एकदम स्टार्ट में बोला था कि एक रूल होता है 70-30 का और 80-20 का, तो उसके हिसाब से होता है दिस इज एप्लीकेशन ऑफ approximately 80% of problem found in 20% of module,
राइट। सपोज हमारे पास क्लास सॉरी 10 मॉड्यूल है, एक लॉग, उसके बाद और डैशबोर्ड का, राइट, ऐसे टाइप में 10 मॉड्यूल्स है, राइट। तब उस हेलो एक्चुअली मुझे आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है, आप एक बार ये कर देना, पिंग कर देना यहाँ पे। मुझे लगता है कि नेटवर्क का इशू हो रहा है, राइट। हेलो, तो होता क्या है, जैसे 10 मॉडल्स, उसमें 2 मॉडल ऐसे होते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा उसमें 80% ऑफ डिफेक्ट और निकलते हैं, और बाकी के जो 8 मॉडल्स हैं उसमें मिलते हैं। तो ऐसे होता है, जैसे मैं आपको मेरा प्रोजेक्ट दिखाया था, तो ये अगर मेरे पास 8 मॉड्यूल है, मैक्सिमम मेरे टेस्ट केस कहाँ पे इस वाले मॉड्यूल में है, राइट। और ये 1-2 मॉड्यूल जो है उसमें मेरे ज्यादा टेस्ट केस है, और उसी में हमको ज्यादा डिफेक्ट्स मिलते हैं, और उसको ज्यादा उस पे ज्यादा काम करना होता है। बाकी के मॉड्यूल में थोड़ा कम काम होता है और उसमें कम डिफेक्ट्स निकलते हैं। तो उसी के प्रिंसिपल के हिसाब से हमें काम करना होता है, और ज्यादा फोकस हमारा हम उसी पे उसी मॉड्यूल्स पे देंगे कि जहाँ पे हमें ज्यादा टारगेट करना है। तो उसी को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट क्लस्टरिंग, और टेस्ट केस अभी हम वहाँ पे ज्यादा बनाते हैं। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स क्या होता है, रिपीटेटिव यूज ऑफ द सेम, ठीक है। तो हमने देखा होगा जब मतलब खेत का यहाँ पे मतलब एग्जांपल है कि जब हम किसी भी खेत में और कहीं पे सेम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जैसे कीटनाशक हो और कुछ दवाई हो, या खत जो मतलब हम देते हैं, राइट। तो अगर सेम सेम यूज करोगे तो क्या हो जाता है, उसकी आदत हो जाती है उस प्लांट को, और जो भी इंसेक्ट होते हैं जो हम पेस्टिसाइड इंसेक्ट के लिए यूज करते हैं, तो क्या हो जाता है कि वो इंसेक्ट भी उसको इम्यून हो जाते हैं, फिर उनको वो पेस्टिसाइड प्लांट्स पे डालने पे उन पे कुछ असर ही नहीं होता है। तो सेम एग्जांपल क्या होता है, जैसे हमारा हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम हर बार जाते हैं, लॉगिन के सिनारियो हम 10 टेस्ट केस हम चेक कर लेते हैं, और डैशबोर्ड के सिनारियो हम 5 टेस्ट केस लिखे हुए वो चेक कर लेते हैं। ऐसे हमारा फिक्स पैटर्न है एवरी, मतलब ये तो लेकिन अच्छा, तो एवरी टाइम हम क्या करते हैं, सेमी टेस्ट केस जाके देखते हैं, और उसको सेमी टेस्ट केस हम एवरी टाइम चलाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, अगर हम सेम सेम एक्टिविटी करेंगे तो हमें अलग से बग्स नहीं मिलते हैं, और जो बग होते हैं पहले वही मिल जाते हैं, बाद में कुछ मिलते नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, एवरी टाइम हम जब नया साइकिल में होते हैं डेवलपमेंट के, तो हमें कुछ अलग से सोच के अलग से टेस्ट केस बनाने होते हैं, और अलग रूट फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे हमने फर्स्ट टाइम डायरेक्टली जाके लॉगिन कर दिया, सक्सेस वाला लॉगिन हो गया, बट नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 2 बार हम अनसक्सेसफुल लॉगिन करेंगे, तीसरी बार सक्सेसफुल करेंगे, और हमने नेक्स्ट टाइम किया कि हमने 4 बार गलत पासवर्ड डाला, तो वो हमारा सिनेरियो नया सामने आता है कि मैक्सिमम कितने बार हम गलत पासवर्ड दे सकते हैं। तो किसी पे होता है 3 बार देने पे अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, किसी पे 2 बार देने पे ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो वो अलग अलग सिनारियोस हमें एवरी टाइम टेस्ट करने होते हैं, मतलब सेम ही हम पाथ फाइंड करेंगे,
और उसी पे काम करोगे तो हमें न्यू डिफेक्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इसी का मतलब वो है कि पेस्टिसाइड पैराडॉक्स हो जाता है। टेस्टिंग से ये तो हो गया। टेस्टिंग इज context डिपेंडेंट। अच्छा, तो इसमें क्या है, टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट विच बेसिकली मीन्स दैट द वे यू टेस्ट e-commerce site will be different from the way you test a commercial of the self application. All the developed software are not identical. You might use a different approach, methodology, technique and type of testing depending upon the application type. Okay. Initially, when you learn to drive, you pay attention to each and everything with gear shift, speed, clutch, handling. But with experience, you just focus on driving. The rest comes naturally, such that you even hold the conversion. Same as with the testing principle. Principal tester having. अच्छा ठीक है, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि हर एक एप्लीकेशन, जैसे अगर फर्स्ट में बैंकिंग एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा था मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट में, और अभी क्या है मेरे प्रोजेक्ट में अभी बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं है, अभी हमारा मेलिंग और शिपिंग का बिजनेस है, जिसमें क्या होता है कि जैसे अमेजोन के पार्सल्स आते हैं और उसके ऊपर हमारा एड्रेस लिखा होता है और कौन सी कंपनी उसको डिलीवर करेगी, उसका चार्जेस क्या होगा, तो इंटरनली वो सब कुछ कैलकुलेट होता है। तो वो शिपिंग का जो लॉजिक होता है वो हमारी कंपनी अभी, मतलब जो मैं अभी प्रोजेक्ट में वो करती है। तो हर एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर एक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट अलग होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है, तो हर एक का टेस्टिंग का अप्रोच भी अलग अलग होता है। जैसे बैंकिंग प्रोजेक्ट में है कि वहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि हर एक ट्रांजेक्शन कुछ यूनिक होना चाहिए, उसमें कुछ फ्लो नहीं आना चाहिए, राइट। और पार्सल में भी होता है कि आपका जो पार्सल जा रहा है वो सही जगह पे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। तो डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट आपको आपकी स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है। absence of error, ये दिया नहीं क्या? अच्छा, absence of error and fallacy. It is possible that software which is 70% bug is still unstable. This can be in the case of if the system is tested thoroughly for a wrong requirement and absence of error fallacy. हाँ, मतलब इसका ये मीनिंग है कि हमें जो प्रोडक्ट अंडरस्टैंड होता है एज ए यूजर और एज ए टेस्टर, वो हम रिक्वायरमेंट से लेके आते हैं। तो हम जो अप्रोच टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, अगर उस अप्रोच से अगर हमारे टेस्ट 100% और 99% हमने टेस्ट कर दिया और इसमें कुछ बग नहीं है, हमें पता चला, बट ऐसा हो सकता है कि आपका रिक्वायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग ही अलग है, राइट। सपोज एक एग्जांपल है कि जैसे कुछ किसी ने लोन लिया है और उस पे इंटरेस्ट लगता है 10% का, राइट। और तो हम उस हिसाब से क्या कैलकुलेट करते हैं कि 100 रुपीज का अगर लोन है तो 10% उसका इंटरेस्ट लगा, तो उसको एक साल बाद 110 रुपीज बैंक को रिटर्न करने हैं। बट बैंक का क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट के साथ आपका सॉफ्टवेयर सही से चल रहा है, राइट, बट आपको वो गलत अंडरस्टैंड हुआ है। बैंक का इंटरेस्ट वैसे काम नहीं करता है, वो लाइक हर 3 मंथ्स पे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स अगर आपका 103 हो गया तो नेक्स्ट मंथ आपका 103 पे ये लगता है, इंटरेस्ट लगता है, और नेक्स्ट टाइम 106 होने के मतलब 106 होना चाहिए तो 106.5 हो जाएगा, और 1 ईयर आफ्टर वो क्या हो जाएगा 111 और 112 हो जाएगा, मतलब दो रुपीज का वहाँ पे डिफरेंस है। तो उस टाइप का हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में अगर कुछ गलत होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग में, तो वो वहाँ पे इशू आ सकते हैं कि हमने तो टेस्ट कर दिया था सब कुछ, बट
हमने गलत रिक्वायरमेंट के साथ टेस्ट कर दिया था, उस टाइप के अगर इशू आते हैं तो वो अब्सेंस ऑफ एरर और फॉलेसी में होती है। तो तब हम क्या करते हैं, रिव्यू मीटिंग होती है, मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके हिसाब से हम टेस्ट केस बनाते हैं और वो टेस्ट केस डेवलपर को दिखाते हैं। फिर डेवलपर के साथ रिक्वायरमेंट जो लेके आता है बीए जो होता है बिजनेस एनालिस्ट, उसको दिखाते हैं, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को दिखाते हैं। तो हर एक, और फिर कुछ कस्टमर्स भी हायर किए जाते हैं तो उनके हिसाब से भी हम एवरी स्टेक होल्डर को हमारा टेस्ट केस दिखाते हैं और मतलब उनसे अप्रूवमेंट, उससे एक्नॉलेजमेंट आता है, तो मतलब हमें श्योर होता है कि हम वो सही है। तो ऐसे ही रिव्यू प्रोसेस चलती है, उसके हिसाब से हम अपना एफर्ट पहले से ही ये कर सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो जस्ट मतलब ये कॉमन प्रैक्टिसेस है जो अच्छे से डेवलपमेंट और टेस्टिंग होनी चाहिए, इसके लिए हम फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं। और कोई डाउट है आपके पास? नो सर। तो हम जस्ट एक बार देख लेते हैं कि आपने ये रन करके देखा जो आपने ये सबमिट किया था आप लोगों ने, उसके आंसर आ रहे हैं सही से? जैसे सेलेक्ट कस्टमर नेम, सिटी फ्रॉम कस्टमर। हाँ सर आ रहे। ओके, वो तो अभी मैंने मतलब हमारा सिंपल वाला हो गया सर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। कि मुझे वो नैम को तो मैंने आपका आवाज नहीं आ रहा है। सबमिट किया सर। हमने एक सिटी मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने इसका आंसर नहीं दिया था। अच्छा, तो एक्चुअली ये वाला लास्ट वाला थोड़ा गलत है, इसमें जो है नहीं सर, मैंने उसका आंसर नहीं दिया है, बस क्वेश्चन, वो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है सर। हाँ। क्वेश्चन ही लिखा हुआ और ये मैंने लिखा था। हाँ, तो ये ऐसे लिखते हैं जैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर। ओके, तो यूनिक मतलब ये है, बट यहाँ पे हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, सिटी में डाल दूंगा। बस वो आपने दोनों निकाल ठीक लिए, है, बैठ के तो मतलब यहाँ पे सिटी रिपीट नहीं होगा। जैसे मैं अभी डिस्टिंक्ट निकाल के रन करूंगा तो देखना कि ये मैक्सिको सिटी रिपीट हो रहा है, राइट, 2 बार आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बाय सिटी कर देता हूँ, ठीक है, अभी हम देखते हैं कौन सा सिटी रिपीटिंग है। ये लंदन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट डाल देता हूँ, मतलब मैं सिटी दिखानी है ना, तो रिपीटिंग हमें दिखाने नहीं थे, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट डाल देते हैं, राइट। प्राइस इज ग्रेटर देन, एक्चुअली यहाँ पे मैंने लेस देन दिया था, तो प्राइस लेस देन के लिए उल्टा वाला साइन यूज होगा यहाँ पे। ग्रेटर देन, प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर वाले आएंगे सब। सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन, तो प्राइस इज लेस देन रहा तो लेस आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में जाता हूँ, प्राइस इज ग्रेटर देन 15 करूंगा तो 15 से ज्यादा वाले सब प्रोडक्ट आ गए। लेस देन करूंगा तो लेस वाले प्रोडक्ट आ गए, राइट। तो ये था टू गेट अ बर्थ डेट ऑफ ऑल एम्प्लॉय। तो इस चीज में क्या करना होता है, बर्थ डेट आ जाएंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे बर्थ डेट दे देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, बर्थ डेट आ जाएंगे, बट इसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये कौन से एम्प्लॉय का ये है। तो हम ज्यादा करके क्या करते हैं, ऐसे सिनेरियो में ट्राई करते हैं कि यहाँ पे इसके साथ एम्प्लॉय भी आए।
अच्छा मेरा स्पेलिंग गलत हो गया। एम्प्लॉय का नाम क्या है? अच्छा फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। तो वो भी करेक्ट है, बट एक आप उसके साथ फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी ला सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि इसका है कस्टमर नेम सिटी। ठीक है, अभी आप इसको ही क्या कर सकते हो, आपको ट्राई करने के लिए ऑर्डर बाय यूज कर सकते हो, लाइक ऑर्डर बाय ये। क्वेश्चन सब देते रहो सर। हाँ सॉरी, आपका आवाज नहीं आया अच्छे से। आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो सर। अब मेरी हेलो। आ रही है क्या आपको? हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ वॉइस कैसे सर? हाँ अच्छा ठीक है। जीवन आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? यस सर। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया कि आपने कुछ तो बोला, राइट? सर वो वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब देखते हैं, कुछ रेंज का इशू होगा। ये है, मतलब आप एक बार मैं और आपको एग्जांपल दे सकता हूँ एक एक करके, आप भी क्या करना। मैं यहाँ पे देखता हूँ डायरेक्टली मिलता है क्या, इसमें भी हो सकता है। एग्जांपल्स, ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक के अलग अलग एग्जांपल मिलेंगे। अगर सपोज हम डिलीट में जाते हैं तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू ये, आप ऐसे मतलब आपको यहाँ से अलग अलग एग्जांपल मिल जाएंगे ट्राई करने के लिए। एक्सरसाइज में क्या है, अच्छा यहाँ पे देखो इन्होंने शॉर्ट में दिया है, इंसर्ट द मिसिंग स्टेटमेंट टू गेट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द कस्टमर टेबल। तो यहाँ पे तो सेलेक्ट आएगा, राइट? सबमिट आंसर, स्लो ही शायद, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे नीचे जो दिए हुए है ना एक्सरसाइज वगैरह, आप ट्राई करना, तो आपको उसके साथ फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे नीचे है एग्जांपल क्विज वगैरह, आप ट्राई कर सकते हो, और कुछ इश्यू आए तो फिर आप नोट डाउन करके रखना। एक्चुअली हम यहाँ से देखते हैं, डेटा टाइप्स हमने देखे थे इंटीजर, इंटीजर वैर क्या है, राइट? ऐसे ऐसे हमने डेटाबेस डेटा टाइप्स देखे थे, एक बार से देख लेते हैं। तो हर एक डेटाबेस अलग अलग जो होता है उसमें अलग अलग डेटा टाइप थोड़ा ही चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता है, जस्ट उसके नेमिंग में डिफरेंस होता है। तो ज्यादा करके ऐसा होता है, न्यूमरिक जो डेटाबेस है ज्यादा करके वो ऐसे टाइप के जो हमने देखे थे, बाइट बीट आपने देखा था, हमने फ्लोट देखा था, इंटीजर देखा था, राइट? तो उसी का अलग अलग टाइप के होते हैं, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंट, बिग इंट, डेसिमल, ये सब यूज नहीं होते, ज्यादा करके हम फ्लोट वगैरह यूज करते हैं। बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। ये वाला हमारे नोट्स में डाल देता हूँ, राइट? तो जस्ट ये डेटा टाइप्स है अलग अलग, और उसके ये नंबर स्टोर करने के लिए ये है। अगर आपको डेट एंड टाइम स्टोर करना है तो उसका भी एक होता है,
जैसे डेट में क्या होगा, इस फॉर्मेट में डेट स्टोर होगा, और हम फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे YYY है, तो इसको DDMMYY में भी लिख सकते हैं। और टाइम के लिए ये वाला फॉर्मेट है, और उसके बाद डेट एंड टाइम के लिए क्या होता है, इन दोनों को कंबाइन किए कर देते हैं और यहाँ पे एक स्पेस डाल देते हैं। और टाइम स्टैम्प जो होता है वो क्या होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और इसमें ये और ये सेम ही होता है ज्यादा करके, टाइम स्टैम्प और डेट। स्टोर द सेकेंड, और इसमें लास्ट में 3 डिजिट सेकेंड भी स्टोर करते हैं। तो ईयर की वैल्यू भी होती है ईयर इन 2 डिजिट और 4 डिजिट फॉर्मेट, तो ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं और नॉर्मली 4 डिजिट में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये डेट एंड टाइम के अलग अलग ये वाले फॉर्मेट्स हो गए। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कहाँ गया, अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे कस्टमर के टेबल में सॉरी हमने एम्प्लॉय के टेबल में भी डेट देखा था, राइट। यहाँ पे डेट, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मेट यूज किया है, तो एक ये देखते हैं, टू गेट अब ये एक क्यूरी होती है, तो वो हमें क्या करती है, टेबल स्ट्रक्चर लेने में हेल्प कर दिया है। तो सेलेक्ट टेबल नेम फॉर इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स, तो पता नहीं ये हमारी सेम क्यूरी इस पे चलेगी या नहीं, क्योंकि इनका अलग स्ट्रक्चर होता है, वो हमें प्रोवाइड करते हैं या नहीं ये पता नहीं हमें। ठीक है, दिस इज अ रीड ओनली, नॉट अलाउड टू डू दैट। ठीक है, हमारा ये टेबल हमें रीड नहीं करने देता है, बट ज्यादा करके क्या होता है, हम हमारे टेबल का स्ट्रक्चर रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे था, अभी मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी यहाँ पे, बट हर एक टेबल का जैसे हर एक रो है, जैसे ये डेट है तो क्रिएट डेट, तो ये टाइम स्टैम्प यूज किया है इसके लिए। जैसे आपको डेट दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, उसके बाद सेकंड्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये यहाँ पे डेट का ये टाइम स्टैम्प यूज करते हैं, टाइम स्टैम्प यूज करेंगे। वो कहाँ पे यूज करेंगे हम, जब हम क्रिएट वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं, राइट, क्रिएट के टाइम var यूज करते हैं। वैसे अगर यहाँ पे हमें डेट भी देना है, स्टूडेंट डेट रजिस्टर्ड करके ऐसे कुछ है, और फिर हम देंगे उसको, कौन सा था हमारा, टाइम स्टैम्प, यहाँ पे टाइम स्टैम्प बोल देंगे। तो मतलब यहाँ पे इस वेरिएबल में हम पूरा का पूरा टाइम विद डेट हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे var स्टोर किया था, वैसे इसमें ये कर देंगे स्टोर। और ये हो गया डेट के लिए, ये वाले फॉर्मेट्स हो गए। फिर अगर हमें स्ट्रिंग स्टोर करनी है, कैरेक्टर वगैरह, तो कैरेक्टर में मैक्सिमम लेंथ 800 कैरेक्टर डाल सकते हैं, 8000 कैरेक्टर। var लेंथ स्टोर्स विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स, स्टोर विथ प्रोवाइड मैक्सिमम कैरेक्टर नॉट सपोर्टेड इन MySQL। और एक टेक्स्ट होता है जिसमें हम 2 GB तक डेटा डाल सकते हैं। मतलब अगर किसी का कोई फोटो है, वीडियो है वगैरह है, वो स्टोर करने के लिए हम टेक्स्ट यूज करते हैं। तो होता क्या है, जब हम कुछ ऐसे फॉर्मेट में कुछ अपलोड करते हैं, तो उसको हमें बैकएंड में कुछ कन्वर्जन करके उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल के स्टोर करना होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा करके इतने जितने हमने देखे थे, बीट, इंटीजर, फ्लोट, रियल, टाइम, ये टाइम वाले, टाइम डेट, टाइम स्टैम्प, डेट टाइम, फिर कैर, वैर कैर, और उसमें जो हम कुछ वैल्यूज देते हैं वो टेक्स्ट, इतने ये वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मेट्स हैं जो डे टू डे में ज्यादा यूज होते हैं।
तो ये वाले हो गए हमारे डेटा टाइप्स। फिर उसके बाद हमने कल देखा था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन वाले लैंग्वेज वाले कमांड्स हैं जो हमने क्रिएट वाले देखे थे, और ड्रॉप हम यूज करते हैं जब हमें कोई टेबल ड्रॉप करना होता है। और ये अभी क्या किया है इसने, इन्होंने ट्रंकेट कमिट रोल बैक, ये भी DLL में डाल सकते हैं हम इसको। फिर उसके बाद आते हैं DML डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो डेटा मैनिपुलेशन में आते हैं। फिर हमने फॉरेन की और प्राइमरी की भी देखा था, और ये सब क्लॉजेस वेयर, लाइक, इन, ऑर्डर बाय, हैविंग, ग्रुप बाय, एग्जिस्ट, और ये ऑपरेटर्स। अभी क्या करेंगे, नॉर्मली जब अगला जो हमारा सेशन चलेगा हम एक एक 1 बाय 1 अलग अलग, जैसे मैंने आज आपको 5 क्यूरीज दिए थे, जैसे हम और क्यूरीज में दूंगा, उसमें क्या होगा, ये आपका सब एक एक क्लॉज कवर हो जाएगा। तो आप अगर वो सॉल्व करोगे तो उसके साथ आपका इसका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगा। ये इन और एंड, काउंट, ये वाला। अभी अगर हमें काउंट देखना है तो हमने एग्जांपल लिया था, काउंट, सपोज मैं आईडी कर देता हूँ, शायद ये नहीं चलेगा। कभी कभी हम सोचते हैं वैसे डायरेक्टली फंक्शंस अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे चल रहा है, तो मेरा क्या कुछ तो भी गलत हो रहा था शायद यहाँ पे। पहले एम्प्लॉयज टेबल में देखते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में वो आईडी है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे आईडी या नाम का कुछ टेबल था ही नहीं, सॉरी, कॉलम, काउंट। ठीक है, इसमें टोटल कितने 10 कॉलम्स थे, 10 एम्प्लॉय है इसमें। अगर हम ऐसे सर्च करूंगा मैं इसमें, तो यहाँ पे 10 एम्प्लॉय है, तो 10 एम्प्लॉय के लिए उसने 10 काउंट दे दिया। तो ऐसे काउंट और मीन, मैक्स, इसके मैं एग्जांपल दूंगा, आप जस्ट ट्राई करना और आप खुद से भी ट्राई करते रहना। व्यूज इन एसक्यूएल, तो व्यू क्या होता है, इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल टेबल्स। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो, हमारे पास ये कस्टमर का टेबल है, राइट। यहाँ पे उसका सब कुछ डेटा इतना सारा आ गया। बट अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाते हैं, और मैं बोलूंगा कि ठीक है, कस्टमर आईडी ग्रेटर देन होना चाहिए 10 से। तो 10 कम वाले जो भी एम्प्लॉय है वो यहाँ से चले गए, राइट। बट अपने पास मतलब बैकएंड में डेटाबेस में तो अपने पास 90 एम्प्लॉय सबके सब है। बट मैंने जो अभी रिजल्ट चला है, जो मुझे रिजल्ट दिख रहा है, उसमें एम्प्लॉय है जिनका आईडी 10 से ज्यादा है। तो ये अपना एक व्यू हो गया, मतलब ये हो गया, राइट। एक टेम्पररी यहाँ पे एक नया टेबल सा क्रिएट हो गया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यू बोलते हैं। और जैसे यहाँ पे वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन रिजल्ट सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। अभी मैं जितने यहाँ पे कंडीशन देता हूँ अलग अलग, उससे हमारा एक टेबल यहाँ पे दिखता है। तो वो क्या होगा, एक टेम्पररी टेबल होता है, वो डेटाबेस में स्टोर नहीं होता है, जस्ट वो हमें दिखने के लिए होता है। तो उसी टेबल को हम आगे कैसे यूज करते हैं, व्यू कंटेंट्स रो एंड कॉलम जस्ट लाइक अ रियल टेबल। द फील्ड्स इन व्यू आर फील्ड्स फ्रॉम वन और मोर रियल टेबल इन द डेटाबेस। तो हम यहाँ पे एक तो मैंने एक सिंपल टेबल यूज किया है,
बट हम ज्वाइन करके आपने देखा होगा कि एक से ज्यादा टेबल को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट। हमने ज्वाइन का स्टेटमेंट देखा था, उसमें हमने 2 टेबल को एक साथ दिखाया था, राइट। जैसे हमारा ये वाला एग्जांपल था जहाँ पे हमने 2 टेबल्स के रिजल्ट एक साथ दिखाए थे। तो सेम वे हम ये व्यू का यूज हो सकता है जहाँ पे हमारा 2 या उससे ज्यादा टेबल्स एक साथ दिख रहे हैं यहाँ पे। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट व्यू, और एक व्यू का नाम दे दिया वहाँ पे। जैसे अभी हमारा 2 ये है अलग सा टेबल बनेगा, राइट। तो उसको मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टीचर टेबल, ऐसे कर दिया। ओके, स्टूडेंट टीचर टेबल एज, वो सेम क्यूरी नीचे वाली जहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, टीचर का नाम है, फ्रॉम कस्टमर वेयर, लाइक जो भी हमारा नीचे वाला कंडीशन होगा। तो बस इसमें कुछ अलग सा कुछ है नहीं, जस्ट एक व्यू क्रिएट करते हैं और उस व्यू को, मतलब अभी क्या होता है, अगर आपको कुछ रिजल्ट चाहिए यहाँ पे दिख रहा है और एवरी टाइम आपको ये पूरा का पूरा रन नहीं करना है, उसको कुछ अलग एक व्यूज के नाम से मैंने स्टोर कर दिया और फिर वो टेम्पररी स्टोर जो हुआ है हमारा रिजल्ट, उसी को उसके ऊपर हम और कुछ क्यूरीज वगैरह लगा सकते हैं। इसके लिए वो व्यू क्रिएट करते हैं एक्चुअली। और उसको डिलीट करने के लिए ड्रॉप व्यू और उसका व्यू नेम, जैसे ड्रॉप व्यू, यहाँ पे ब्राजील कस्टमर लिखा है, हमारा था स्टूडेंट टीचर टेबल। तो मतलब वो सिंपल ही है, जो रिजल्ट आता है उसको कहीं पे टेम्पररी स्टोर करते हैं और उसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं व्यूज। ठीक है, अभी इसको नहीं देखते हैं, ये तो मतलब वैसे तो सिंपल है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपके टेबल पे कोई रोल नंबर वगैरह इंडेक्स नहीं है, आपका टेबल इतना ही है नेम एड्रेस क्लास का, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इंडेक्स बाहर से एक इंडेक्स लगा सकते हो। वो क्या करेगा, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक उसको इंडेक्स दे देगा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो वही है, इंडेक्सिंग बोलते हैं उसको, सीक्वेंस सेट, create sequence name with implemented by। और जो हमने और एक होता है उसमें, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हम क्रिएट का या क्रिएट स्टेटमेंट बोलते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 हम रो ऐड करते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम हमने ऐड कर दिया 1, नेक्स्ट टाइम कोई यूजर आएगा उसको ऐड करेगा 2, बट हमें बहुत बड़ा टेबल तो हमें पता नहीं होता है कि ऑलरेडी कितने स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। अगर किसी और ने भी कोई 2-3 स्टूडेंट ऐड कर दिए तो मुझे उसका नंबर नहीं पता रहेगा, राइट। मैं वापस से 2 अगर मैं ऐड करने जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं 2 ऐड हुआ है, मैं वापस से 2 ऐड करने जाऊंगा तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसको एक सीक्वेंस बना देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज होता रहे, वो एक फंक्शन है। जैसे यहाँ पे है कि क्रिएट सीक्वेंस, कुछ तो भी नाम उसका, स्टार्ट विथ, सपोज स्टार्ट विथ 1 कर दिया, इंक्रीमेंटेड बाय 1 कर दिया, जैसे नेक्स्ट टाइम आएगा तो 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। तो उसको चेंज करके हम इंक्रीमेंट बाय 2 भी कर सकते हैं, जैसे 1 था तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 3, 3 से 5, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डाल देंगे कि 1 से 100 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो 100 के आगे ये जाएगा नहीं, आपको एरर आ जाएगा। अगर आप इंक्रीमेंट वैल्यू में -1 डाल देते हैं तो वो नीचे नीचे चला जाएगा, राइट। तो मिनिमम वैल्यू डाल सकते हो -1 और -3। तो ऐसे टाइप में एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये कुछ ज्यादा आपको अभी के लिए नहीं रहेगा। सब क्यूरीज
इसके हम डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि हम रोज 2-4 एग्जांपल देखेंगे उसके साथ ये इन सब चीजों का, और उसी के साथ फिर ये हम कवर करेंगे, क्योंकि ज्वाइन वगैरह तो हमने देख लिया था और यूनियन ऑल भी हमने देखा था। और पीएल एसक्यूएल का ये थोड़ा हाई लेवल के कंसेप्ट हो जाते हैं। अभी के लिए आप पीएल एसक्यूएल आपको अंडरस्टैंड भी नहीं होगा, उसमें ज्यादा प्रोग्रामिंग भी आ जाती है, जैसे इफ एल्स ये सब है। तो अब हम जब जावा में देखेंगे उसके बाद अगर देखना है तो हम पीएल एसक्यूएल पे आ सकते हैं। और आप लोगों ने कुछ देखा होगा और आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो वो वाला पार्ट। तो मैंने वो आंसर लिख के ग्रुप पे डाले थे, आपने देखे क्या? हाँ मैं वो देख रहा हूँ। टेस्टिंग का है, व्हाट इज टेस्टिंग साइकिल। व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टेड? अच्छा, इसमें क्या होता है, बग मतलब आप टेस्ट केस चलाते हो, राइट? तभी आपको पता चल जाता है कि कौन सा टेस्ट केस आपने चलाया था और वो मतलब कुछ फेल हो रहा है। तो नॉर्मली कैसे होता है, एप्लीकेशन का दो मॉड्यूल में हमारा एप्लीकेशन डिवाइड होता है, राइट? एक आपका होता है यूआई और एक आपका होता है बैक एंड, और उसको कभी कभी हम सर्वर साइड भी बोलते हैं। और यूआई पे लॉजिक लिखा जाता है और बैकएंड में यूआई का लॉजिक जैसे होता है कि यूआई पे हमारा जैसे वेबसाइट है तो वेबसाइट पे क्या दिखना चाहिए। अगर कुछ अलग एप्लीकेशन जैसे ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है हमारा कैलकुलेटर, तो ऊपर क्या दिखना चाहिए, वो दिखने वाला सब लॉजिक यूआई पे होता है। और हम जो इनपुट देते हैं यूआई पे, तो वो इनपुट हमारा बैकएंड में जाता है। तो बैकएंड में जाने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। जैसे कैलकुलेटर पे मैंने 1+1 किया, तो यूआई को पता नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा, बट ये क्या होता है बैकएंड में जाता है, उनको बैकएंड में जो एप्लीकेशन लिखा होता है, लॉजिक लिखा होता है, उसको ये इनपुट दिया जाता है 1+1 ऐसे आया है करके। फिर क्या करता है बैकएंड उसको एडिशन करता है और फिर वापस यूआई पे भेजता है। तो जब कुछ कोई भी बग आता है तो हमें वो अंडरस्टैंड करना होता है कि वो यूआई से आ रहा है, यूआई से अच्छे से जा रहा है, बैकएंड से आ रहा है, राइट? तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये कैसे टाइप से हो रहा है। तो ये एक होता है कि चेक विच टाइप ऑफ बग इज फाउंड। और वो जैसे कुछ बग ऐसे होते हैं कि जैसे यहाँ पे 7 है, 7 में क्लिक कर रहा हूँ बट यहाँ पे 8 लिख के आ रहा है, राइट? तो यूआई का बग है। अगर वैसे नहीं, मतलब 7 प्लस में 3 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, तो कुछ 11 आ रहा है, राइट? तो हम उस टाइप का बग हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यूआई पे दिखने वाला बग है या यूआई से कुछ वैल्यू सही से नहीं जा रही है, राइट? ऐसे टाइप में रीजन अलग अलग, मतलब आप जब प्रोजेक्ट में काम करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये वाला कितने टाइम आ रहा है। जैसे जैसे अगर मेरे पास है 1 में कर रहा हूँ तो एवरी टाइम 1+1 आता है। बट कुछ एक सिनेरियो, जैसे मैं अगर कैंसिल एक बार दबाता हूँ तो नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम 1+1 3 आ जाता है,
और एक बार मैं वापस से इसको बैक करके वापस से चलाता हूँ तो वापस से अच्छे से आने लग जाता है। ऐसे टाइप में आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि वो बग कैसे आ रहा है, कितने टाइम पे आ रहा है उसका। तो ये सब होने के बाद क्या करते हैं हम उसको मतलब अपना सपोज जीरा यूज कर रहे हैं तो जीरा में उसको हम रिपोर्ट करते हैं और उसको जो उसका रिस्पेक्टिव हमें पता होता है कि उस पर काम करेगा डेवलपर होता है, फिर उसको हम असाइन कर देते हैं कि ये जीरा आपको असाइन कर दिया, बग है। और फिर उसकी हम और एक चीज करते हैं, उसकी जब असाइन करते हैं तब उसकी प्रायोरिटी हम उसके डिसाइड करते हैं कि कितना ये सब ऑकरेंस से, उसका टाइप से, उसके डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट में अभी क्या क्या इंपॉर्टेंस चल रहा है उसके हिसाब से हम उसका प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि हाई लेवल का है, जल्दी सॉल्व होना चाहिए या उसको सॉल्व होने में मतलब वेट कर सकते हैं नेक्स्ट साइकिल के लिए ऐसे। तो इस टाइप में हम अलग अलग उसके ऊपर नेक्स्ट अप्रोच करते हैं। अगर डेवलपर ने उसको सॉल्व करके दे दिया तो उसको वापस से रीटेस्ट करना होता है ऐसे टाइप में। ठीक है, मैं इसको और एक बार अच्छे से पढ़ता हूँ और आपको रिप्लाई देता हूँ इसके ऊपर। तो नेक्स्ट आप क्या करना, ज्यादा फोकस इस वाले पे करो, मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज और सम, राइट। ये दो वाले पे और अगर आप हो गया तो लाइक ला वाला भी देख सकते हो। ये तीन आप ट्राई करना नेक्स्ट तक कि इसके अलग अलग स्टेटमेंट, और मैं भी आपको कुछ होमवर्क में 2-3 दूंगा बाद में लिख के। तो हम वन बाय वन एसक्यूएल का कैसे, अगर मैं एक दिन में पढ़ा दूंगा मतलब वो आपको याद नहीं रहेगा। जब आप एक एक एग्जांपल सॉल्व करोगे तब उसका ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा, राइट। और टेस्टिंग के कंसेप्ट में कैसे था, वो ज्यादा थ्योरेटिकल था, वो हम कैसे पढ़ सकते हैं और किसी ने कुछ आपको समझा दिया कंसेप्ट तो हमें कैसे होता है वो याद रह जाता है, राइट। और उसको अगर बाद में एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाता है। बट ये प्रोग्रामिंग टाइप होता है एसक्यूएल, इसको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और हमेशा एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इसका मीन फाइंड करके दिखाओ, इसका ये करके दिखाओ, राइट। इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इससे और यहाँ पे एग्जांपल आ गया, राइट अ स्टेटमेंट दैट विल सेलेक्ट ऑल द सिटीज, सॉरी सेलेक्ट द सिटी कॉलम फ्रॉम द कस्टमर। तो हमने ये सेम हमने अलग टाइप में भी देखा था, राइट। सेलेक्ट फ्रॉम, शो आंसर, हेड आंसर, सिलेक्ट। ठीक है, ऐसे में ये आप एक वन बाय वन करके यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, आप इसको फॉलो करना, आपको और प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हम रेगुलर एक्सरसाइज रखेंगे नेक्स्ट जब तक हमारा ये पूरा एसक्यूएल कवर नहीं हो जाता है। और बीच बीच में आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के क्वेश्चन है आप लेके आते रहना, आपको क्या डाउट है वो भी हम सॉल्व करते रहेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट इसमें से हम नेक्स्ट वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर देते हैं। हमारा ऑटोमेशन वाला जो है, इसमें आपको फर्स्ट हम जावा से स्टार्ट करते हैं। आप में से किसी को जावा का कुछ बेसिक वगैरह कुछ पता है, मतलब और एकदम लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज, जावा, सी, ऐसे कुछ? हाँ कुछ सर। आइडिया आपको है? नहीं सर, तो अच्छा। और अमित और किशन को नहीं है ज्यादा, राइट? ठीक है। जी सर, ये तो कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, आपको ज्यादा नहीं है क्या? किशन को सर हाँ, मुझे कुछ भी नहीं आता क्योंकि मैं मैकेनिकल से था ना। हाँ हाँ, ठीक है। आपको बाकी कोई भी आपके इसमें लैंग्वेज नहीं थी क्या, मतलब प्रोग्रामिंग वाइज आपका कटिया इसमें कुछ था ही नहीं क्या? नहीं सर, वो था लेकिन वो सेकंड ईयर में ही था, बाद में अभी उसको होके 4-5 साल हो गए। ठीक है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे वैसे भी।
जावा का। तो नेक्स्ट इससे जावा स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसे वो भी इसको जैसे ही है, आपको जिसको ज़्यादा पता नहीं तो उसको धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं। एक बार समझ में आ जाएंगे तो फिर उसको हम वापस से फास्टली कवर कर सकते हैं। हेलो सर।